नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां एक सेकेंड पहले तक सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम पर लगे थे, ट्रक खड़े थे, पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं, मजदूर काम कर रहे हैं और कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु अपने सफर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा सैलाब आता है कि लोगों को 10 सेकेंड का भी मौका नहीं मिलता। दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत कुमार रावत, ग्राम बच्ची खड़ा, पोस्ट अलीगढ़, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नेपाल में उस आने वाली प्राकृतिक आपदा में जिसमें जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई, सब तबाह हो गया। सड़कें गए, बाजार गए, पुलिस पोस्ट तक बह गई, वाहन बह गए और कई परिवारों के लिए अपनों से संपर्क तक टूट गया। नेपाल में आई इस भयानक तबाही ने सिर्फ नेपाल को नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या फिर हमें पहले से पता था कि ऐसा खतरा आने वाला है और हमने समय रहते तैयारी नहीं की। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यह पानी आया कहां से, नेपाल तिब्बत सीमा पर ऐसा क्या हुआ, कैलाश यात्रा का रास्ता क्यों प्रभावित हुआ और अगर पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी तो फिर सवाल उठता है, आखिर उन चेतावनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बताया जा रहा है कि तिब्बत की तरफ से अचानक भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर आया। स्थानीय लोगों ने तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाजें सुनने की बात कही। कुछ ही समय में यह पानी नेपाल की तरफ बढ़ा और सीमा क्षेत्र से होते हुए हजारों और बाजारों और बस्तियों तक पहुंच गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस इलाके में यह तबाही हुई वहां उस समय सामान्य बारिश से ऐसी बाढ़ आने की ऐसी बाढ़ सामान्य बाढ़ से बिल्कुल अलग होती है। आसान भाषा में समझिए, पहाड़ों से ग्लेशियर और बर्फ के आसपास पानी जमा होकर झील बना सकता है। इस झील को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार बर्फ, मलबे और चट्टानों से बनी होती है। अगर किसी कारण से यह प्राकृतिक बांध टूट जाए तो झील का पानी एक साथ नीचे तरफ दौड़ पड़ता है और जब पहाड़ों की ढलान से पानी नीचे आता है तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है कि रास्ते में आने वाली सड़क, पुल, वाहन और इमारतें कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाएं। इस हादसे में पुलिसकर्मियों, मजदूरों और स्थानीय लोगों के प्रभावित होने की खबरें सामने आई। कई जगह पुलिस चौकियां और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, कुछ लोग लापता बताए गए। कई निर्माण परियोजनाओं और बिजली परियोजनाओं का नुकसान हुआ। सुरंगों और निर्माण स्थलों पर काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता सामने आई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, लापता होना हमेशा मौत की पुष्टि नहीं होता। कई लोग संपर्क से बाहर हो सकते हैं, रास्ते कट सकते हैं और बाद में सुरक्षित भी मिल सकते हैं। इसलिए ऐसे हादसों में अंतिम आधारित आंकड़ों का इंतजार करना जरूरी है। इस तबाही की खबर भारत के लोगों के लिए बेहद चिंता वाली है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते पर भी लोग प्रभावित हो सकते हैं। कई भारतीय श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए इस मार्ग से यात्रा करते हैं। ऐसे में जब सीमा क्षेत्र में रास्ते टूट जाएं और संपर्क व्यवस्था बंद हो जाए तो परिवारों की चिंता स्वाभाविक है। जिन घरों के लोग यात्रा पर गए थे वहां सबसे बड़ा सवाल यही होता है, फोन कब आएगा, अपना आदमी सुरक्षित है या नहीं। यह किसी भी आपदा का सबसे दर्दनाक पहलू होता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर इस इलाके में पहले ही ऐसी बाढ़ आ चुकी थी और वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भविष्य में खतरे की संभावना बताई थी तो सवाल यह है कि क्या संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त चेतावनी प्रणाली थी, क्या सारण लगाए गए थे, क्या लोगों को तुरंत अलर्ट करने की व्यवस्था थी, क्या सीमा क्षेत्र के में रियल टाइम जल स्तर और ग्लेशियर झीलों की निगरानी पर्याप्त थी, क्या स्थानीय लोगों को यह पता था कि खतरा आने पर उन्हें किस दिशा में भागना है। क्योंकि आपदा को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन कई बार आपदा से होने वाली मौतों को जरूर कम किया जा सकता है। सोचिए, अगर किसी इलाके में अचानक आने वाली बाढ़ के लिए कुछ मिनट पहले चेतावनी मिल जाए तो लोग ऊंची जगहों पर जा सकते हैं, बाजार खाली कराया जा सकता है, पुलिस और राहत दलों को अलर्ट किया जा सकता है, वाहनों को रोका जा सकता है, इंसानों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ यही नहीं है कि पानी इतनी तेज क्यों आया, क्या हमें समय रहते इसकी जानकारी मिल सकती थी और अगर मिल सकती थी तो क्या वह जानकारी जमीन पर मौजूद लोगों तक पहुंची। क्योंकि जिस क्षेत्र में पानी आने की बात कही जा रही है उसका एक हिस्सा तिब्बत में पड़ता है। ऐसे में ग्लेशियल झीलों की निगरानी, सैटेलाइट डेटा और नदी के जलस्तर से जुड़ी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमा पार प्राकृतिक आपदाओं में केवल एक देश की तैयारी काफी नहीं होगी। नेपाल और चीन के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग और
आपदा चेतावनी की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नदी सीमा नहीं देखती, पानी पासवर्ड नहीं मांगता और आपदा यह नहीं पूछती कि सामने वाला देश कौन सा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों और ग्लेशियर झीलों से जुड़े खतरों का अध्ययन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और ग्लेशियरों के बदलाव हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार सीधे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आई, लेकिन यह जरूर है कि बदलता हुआ हिमालय भविष्य में ऐसी आपदाओं के जोखिम को समझने और उनकी निगरानी को महत्वपूर्ण बना देता है। इसलिए हमें सिर्फ हादसे के बाद राहत नहीं चाहिए, हमें हादसे पहले तैयारी चाहिए। आज सवाल नेपाल की जनता से नहीं है, आज सवाल उन व्यवस्थाओं से है जिनका काम लोगों की सुरक्षा करना है। अगर किसी क्षेत्र में पहले भी खतरा सामने आया था और अगर वैज्ञानिक चेतावनी मौजूद थी, अगर सैटेलाइट और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध थी, तो फिर स्थानीय स्तर पर चेतावनी प्रणाली कितनी मजबूत थी। क्योंकि प्राकृतिक आपदा को आप रोक नहीं सकते, लेकिन एक सायरन लगाया जा सकता है, एक एसएमएस भेजा जा सकता है, एक चेतावनी जारी की जा सकती है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है और कभी कभी यह छोटी सी तैयारी सैकड़ों जिंदगियां बचा देती है। और यह घटना सिर्फ नेपाल की नहीं है, हिमालय, भारत, नेपाल, भूटान और चीन सहित पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पहाड़ों में कोई बड़ी प्राकृतिक घटना होती है तो उसका असर सीमा पार भी जा सकता है। नदियां नीचे की तरफ बहती हैं, इसलिए ऊपर पहाड़ों में होने वाली घटना का असर बहुत दूर तक पहुंच सकता है। नेपाल में आई यह तबाही हमें एक बात साफ समझाती है, आपदा आने का इंतजार करके तैयारी नहीं की जा सकती, तैयारी पहले करनी पड़ती है। आज जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, जिनके घरों में फोन का इंतजार हो रहा है, जिन यात्रियों के परिवार परेशान है, जिन जवानों और राहत कर्मियों ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उन सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लापता लोग सुरक्षित मिले और राहत एवं बचाव अभियान तेजी से आगे बढ़े। लेकिन इस हादसे के बाद सिर्फ संवेदना काफी नहीं है, हमें सवाल भी पूछने होंगे। कुदरत का कहर अचानक आ सकता है, लेकिन तैयारी अचानक नहीं होती। और अगर खतरे की जानकारी पहले से हो तो लापरवाही को प्राकृतिक आपदा कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, पानी अचानक आया था या हमारी तैयारी उससे भी ज्यादा पीछे थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कृपया कमेंट करके आप जरूर बताएं इसमें क्या कहाँ कमी रह गई, क्या तैयारी पहले होनी चाहिए थी या तैयारी थी, लोगों को जानकारी नहीं हुई। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।